हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए सीयूटी की तैयारी करते हैं। सीयूटी में हम तैयारी करने वाले सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट है? हमारा डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जो भी अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीयूटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है इस साल 2023 में, उन सब क्वेश्चंस को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज मैं लेके आ रहा हूँ आपका सेट वन अकाउंटेंसी के प्रिपरेशन में ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करें। इसके बाद चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा कि हर कौन जो पूरे कंप्लीट सिलेबस में जो चैप्टर्स है चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है ना, आपके अकाउंटेंसी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा चैनल को, क्योंकि लगातार आपको प्रिपेयर करना है सीयूटी की, अकाउंटेंसी की प्लस इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की भी प्रिपरेशन शुरू कराऊंगा, ठीक है ना। और डेली रेगुलर वे में अकाउंटेंसी का एक दिन, इकोनॉमिक्स का एक दिन और जनरल स्टडीज का है उसका भी आपको प्रॉपर वे में मटेरियल मिलता रहेगा ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सके। बने रहना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अब दैट इज डोनेशन कैन बी। डोनेशन क्या? डोनेशन बेसिकली क्या होता है? किसी को दान देना। डोनेशन को हम क्या कहेंगे? एक्चुअली में ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है। डोनेशन का मतलब होता है जनरल डोनेशन बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन होता है, बोथ ईयर बी नन ऑफ दिस। डोनेशन दोनों हो सकता है, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है। सो दैट डोनेशन कैन बी बोथ ए और बी, ठीक है ना। ये दोनों हो सकता है। हमारा राइट आंसर होगा क्या? ए एंड बी। ओके, हियर डोनेशन में भी द बोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज द राइट आंसर बिकॉज डोनेशन हमारा जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, सेविंग एंड डेफिसिट शो करता है, कैश रिसीप्ट या पेमेंट शो करता है। आपको बताना है रिसीप्ट एंड पेमेंट में एक्चुअली में होता क्या है। रिसीप्ट एंड पेमेंट में एक्चुअली में किसी भी एनपीआर को पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो कुछ भी अमाउंट एक्चुअली में रिसीव होता है, जो एक्चुअली में पेमेंट करता है उसको शो किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट शो किया जाता है, ठीक है ना। दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस इन रिसीट एंड पेमेंट। ये न्यूमेरिकल वे से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना, इज शोन 80,000। सब्सक्रिप्शन रिसीट अमाउंट इज 9,600, आउट ऑफ दिस 3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट में क्या शो करेगी? जो हमारा बैलेंस बीडी है कितना शो कर रहा है? 80,000। डेबिट बैलेंस है, दैट इज बैलेंस बीडी। डेबिट बैलेंस ज्यादा होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस हुआ तो नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 9,600। हमें इससे मतलब नहीं है कि इसमें लास्ट ईयर का है या फिर एडवांस ईयर, टोटल इसमें इंक्लूड किया जाता है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 89,600। सो हियर द राइट आंसर इज बी। बी इज राइट आंसर कि टोटल हमें कितना अमाउंट मिलेगा? 89,600। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, the next question is why a partnership firm needs partnership deed। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्यों? क्योंकि जब तक पार्टनरशिप का मतलब होता है लोग आपस में एग्रीमेंट होके जो है काम करेंगे। एग्रीमेंट बनाने के लिए ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न होगा तो सही रहेगा ना। झगड़ा होगा तो कैसे निपटाओगे? झगड़ा निपटाने के लिए आपके पास एक रिटर्न वैलिड जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट कौन प्रोवाइड करता है? इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप डीड की अगर बात करें, इट एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ एनी डिस्प्यूट। बिल्कुल सही है कि डिस्प्यूट होता तो यही प्रूफ होगा कि देखिए निपटा कर लेते हैं। इट रेगुलेट्स राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर की राइट्स को रेगुलेट करता है, कौन क्या काम करेगा, किसके क्या राइट है। एंड इट रिप्रेजेंट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटी कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, यानी कि तीनों ही जो है पार्टनरशिप डीड का हिस्सा है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where a partner is entitled to interest on capital contributed by him, such interest will be payable। कि अगर पार्टनर्स की इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो इंटरेस्ट दिया जाना है, वो इंटरेस्ट पेबल कब होगा? ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ कैपिटल, बोथ ए और बी, नन ऑफ दिस। ध्यान में ये रखना है कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है। अगर प्रॉफिट इवन अगर आपका लॉस दे रखा है तो उस टाइम पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा अगर इसको स्पेशल एग्रीमेंट ना हो। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स।
ओके, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ पार्टनर विड्रॉ 4000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 2020। 1 जुलाई 2020 से विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द एवरी हर मंथ के बिगिनिंग में एंड क्लोज एट 31st। देखिए 1 जुलाई से बिगिनिंग कर रहा है, 1 जुलाई से 31 मार्च कितना होता है? 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ तक वो लगातार हर महीने पैसे निकाल रहा है। जो हर महीने विड्रॉ कर रहा है इसका टोटल अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा आपका 4000 मल्टीप्लाई बाय 9, हियर इज 36,000। ओके, 36,000 पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर पार्टनर एवरी मंथ 9 मंथ तक विड्रॉ किया जाता है तो बिगिनिंग में विड्रॉ किया जा रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज होता है 5 मंथ का, और अगर एंड में विड्रॉ करता है तो विड्रॉ इंटरेस्ट चार्ज होता है 4 मंथ का, और अगर मिड में होता है तो इंटरेस्ट किया जाता है 4.5 मंथ का। आपको ये डेट ध्यान में रखना कि बिगिनिंग में 5 मंथ का रहता है इन द केस ऑफ ओनली 9 मंथ। जब रेगुलर हर महीने होता है तो यहाँ पर बिगिनिंग में हो रहा है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ओनली 5 मंथ का, 5/12। ओके, जीरो से जीरो कट गया तो ये हो गया 12 12 थ्री जा 36, और ये हो गया 5 3 जा 15। यहाँ हमारा आंसर कितना होगा? दैट इज 1500, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, एनी डाउट? देन कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर बताइएगा कि कैसे हुआ। कोई भी डाउट मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड। जब गुडविल परचेज नहीं किया जाता है, गुडविल अकाउंट कैन बी। तो गुडविल अकाउंट क्या किया सकता है? नेवर बी रेज्ड इन द बुक, बुक में नहीं शो किया जाएगा। बी रेज्ड इन द बुक, बुक में शो किया जाएगा। बी पार्शियली, ये पार्शियली शो किया जाएगा। बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द, ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शो होगा। देन देखिएगा बिजनेस कोई भी गुडविल परचेज नहीं किया जा रहा है, इस केस में गुडविल को बुक में शो नहीं किया जाता है। तो हियर द राइट आंसर इज ए, गुडविल विल नेवर बी रेज्ड इन द बुक, बुक में शो नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the question. Weighted average method of calculating goodwill is used when? Weighted average profit. Weighted average method मतलब weighted average profit method होता है ये, ठीक है ना? Weighted average profit method of calculating goodwill कब यूज करता है? When profits are equal, when profit show a trend, profit at fluctuating not। जब प्रॉफिट एक ट्रेंड होता है या फिर ये लगातार बढ़ता हुआ रहता है या लगातार घटता हुआ रहता है, एक ट्रेंड होता है, यानी कि हमारे पास नंबर दे रखा है 1 2। जब वेट गिवन होता है उस केस में हम जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड यूज करते हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, here is the next question. The next question is a firm earns 1,20,000 as its annual profit। एक फर्म 1,20,000 अपने एनुअल प्रॉफिट में अर्न करती है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म इज 14,40,000 एंड लाइबिलिटीज 4,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करना है और गुडविल का कैलकुलेट करना। सबसे पहले ध्यान रखिएगा फर्म का एनुअल प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। ओके, कितना है यहाँ पर? 1,20,000। जब 1,20,000 है प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड, कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट का। तो हियर इज एवरेज प्रॉफिट दैट मीन्स 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इज 10% माइनस टोटल कैपिटल कितना होगा? नेट एसेट्स 14,40,000 में से 4,40,000 माइनस कर दिए, दैट इज 10,00,000। तो कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा? हियर इज 12,00,000 माइनस 10,00,000। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? हियर इज द गुडविल इज, जो डिफरेंस आ रहा है 2,00,000। ये कैपिटलाइजेशन मेथड का फार्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट प्रॉफिट। तो हमारा आंसर कितना होगा? आंसर इज सी, 2,00,000। सॉरी, आंसर इज सी, 2,00,000 राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है इसमें से, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं कि टाइपिंग वाले ने इस क्वेश्चन को हमारे पास कंप्लीट नहीं दिया है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ये क्वेश्चन जो है गलत है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, हटा देते इसको। Yes, now question number 11. After reconstitution, the partner ratio is in which all the partners are future profit and losses is called.
जब भी पार्टनर का रिक्वेजिशन होता है तो फ्यूचर प्रॉफिट क्या कहलाता है? व्हाट इज द फ्यूचर प्रॉफिट कॉल्ड एज? न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी नया पार्टनर होता है, जो भी रेशियो बनता है फ्यूचर में, उसको न्यू रेशियो के नाम से जानते हैं। हियर इज द ऑप्शन ए, न्यू रेशियो। Question number 12. What is the question? A and B are partners in a firm sharing profit and losses 2:3. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यानी कि दो पार्टनर है ए और बी, और उनका प्रॉफिट कितना दे रखा है 2:3। ये ओल्ड है, ठीक है ना। और उन्होंने तय किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वली, यानी कि 1:1 होगा। तो ऐसे में बी का गेन या सेक्रीफाइस कितना होगा पहले पता कीजिए। बी का ओल्ड कितना है 3/5, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/2। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ये हो गया 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 बन जा 5 इक्वल टू 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि बी का शेयर कम हो रहा है। तो सेक्रीफाइस बाई 1/10, हियर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, here is the next question. Reserve or general reserve appearing in the balance sheet will be divided among all partners during admission in which ratio? जो भी रिजर्व या जनरल रिजर्व गिवन होता है बैलेंस शीट में, ठीक है ना, तो वो क्या होता है ओल्ड पार्टनर में, अगर वो एडमिशन के टाइम कुछ करना हो, एडजस्ट करना, तो कैसे करेंगे, किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में, न्यू रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या ओल्ड रेशियो? हमेशा में रिजर्व एंड जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर का हिस्सा होता है, वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हियर इज द राइट आंसर इज ओल्ड, ओल्ड रेशियो। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। The next question here, the next question is goodwill is, यहाँ पर कौन सा गुडविल आएगा? fill in the blanks. Goodwill is the excess of desired total capital firm over the actual combined capital all partner, ठीक है ना। यहाँ पर गुडविल इज एक्सेस द डिजायर्ड टोटल कैपिटल, जो टोटल कैपिटल होना चाहिए और एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल के का ओवर होता है, तो ऐसे गुडविल को क्या कहते हैं? यानी कि एक्चुअल में जो कंबाइन है, यानी कि ए तीन पार्टनर है, ए प्लस बी प्लस सी, सी न्यू पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर को टोटल किया तो एक्चुअल जो गुडविल आया, और अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, तो जो भी इनका कैपिटल आया, तो और ये कैपिटल ज्यादा हुआ और ये कैपिटल का हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। तो ये कौन सा गुडविल होता है? प्रीमियम होता है, शेयर होता है, हिडन होता है, गोल्ड होता है? द राइट आंसर इज दिस इज नोन एज हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? हिडन गुडविल। एक्चुअल में कितना पता नहीं है, लेकिन न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है, इट इज हिडन गुडविल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:2, 3:2 जो एक्स और वाई का रेशियो। जेड वाज एडमिटेड, जेड नया पार्टनर है, उसको मिलता है 1/5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड इक्वल्स 320 फ्रॉम एक्स। अगर जेड 320 एक्स से ले रहा है और 120 जो है वो वाई से ले रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कितना होगा? देखिए, एक्स का ओल्ड कितना है 3/5, उसमें से जो है जेड कितना ले रहा है 3/20, तो एक्स के पास कितना बचेगा 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3, हियर इज 9/20। वाई के पास कितना बचेगा? पुराना है 2/5, उसमें से वाई कितना ले, जेड कितना ले रहा है 1/20, तो इसके पास कितना बचेगा 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 1, दैट इज 7/20। और ऑलरेडी इसका कितना 1/5, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, हियर इज 9/20, 7/20, जेड का है 1/5, कंबाइन निकालिए, ये हो जाएगा 9 7 एंड 5 4 जा 20। हियर इज द राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्रीज सॉरी डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी कम होती एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम अगर लाइबिलिटी कम होती तो क्या किया जाए? उसको डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट टू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट टू गुडविल, गुडविल को किया जाएगा, या बोथ बी एंड सी। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो रिटायरमेंट के टाइम किस तरह से एडजस्ट किया जाता है? देखिएगा, लाइबिलिटी का कम होना बिजनेस के लिए क्या होता है? फायदा होता है, और जो भी फायदा होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन होगा हमारा राइट ऑप्शन इज बी, क्रेडिटेड टू रेवोल्यूशन अकाउंट, रेवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, now the next question, the ratio in which the retiring partner's share of goodwill is debited to the capital account of continuing partner, जो रिटायर पार्टनर हो रहा है
उसका जो भी गुडविल होगा उसको जो कंटिन्यू जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। और द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे के जाएगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट है वो प्लस होगा। इसका मतलब ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। अगर गेन करेंगे तो जो जो हिसाब से जो रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे उसको नाम दिया जाता है गेनिंग रेशियो। सो द आंसर ऑफ 17 क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गेनिंग रेशियो। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 1 लाख। तीन पार्टनर है, 1 लाख कैपिटल है, 75,000 है, 50,000 है रिस्पेक्टिवली। ऑन सी रिटायरमेंट, सी रिटायर हो रहा है। हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो, गेनिंग रेशियो कितना होगा, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो कितना होगा, कैपिटल दे रखा है और उनका जो है क्या दे रखा है, गेनिंग हिज शेयर इज एक्योर्ड बाय, उनका शेयर जो ए और बी एक्योर, जिस हिसाब से एक्योर किया जाता है, जो एक्योर किया जा रहा है वही मतलब ए और बी का शेयर जो है गेन हो रहा है। तो जो गेन कर रहा है ही गेनिंग रेशियो होता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एक्योरिंग एंड गेनिंग बोथ आर सेम, समझना होगा। ये कंफ्यूज करने के इतना सारा मैटर दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि जो रिटायर पार्टनर हो उसका शेयर पार्टनर जो एक्योर करेंगे मतलब गेन कर रहे हैं ना, दैट इज आल्सो गेनिंग रेशियो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनर्स में डिसॉल्व अ फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर को पार्टनरशिप जो होता है ना वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट में, आपसे सहमति से। इट इज द स्पेसिफाइड इन सेक्शन, ये किस सेक्शन में दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है कि पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट बना के अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपका जो दे रखा होता है सेक्शन 80 पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 40 में, सेक्शन 40 में ये लिखा गया है कि पार्टनर म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनर डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज ट्रांसफर। डिसोल्यूशन के टाइम जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो आपको बताना है। इस ट्रांसफर टू डिसोल्यूशन जो प्रोविजन फॉर होता है वो ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि डिसोल्यूशन में जो भी एसेट्स होते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे ट्रांसफर होता है, और जो भी लाइबिलिटी होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक तरह की लाइबिलिटी है, सो इसको रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। बट हमारा ऑप्शन ओनली ए ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रीपेड एट द टाइम, रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रीपेड किया, बिल्कुल सिंपल है, कब बनाया जाता है। ये तब बनाया जाता है जब एडमिशन होता है पार्टनर का, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली। देन रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब पार्टनरशिप पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बिजनेस एंड होने को आता है, बिजनेस को डिसॉल्व किया जाता है, और डिसॉल्व के लिए बनाया जाता है डिसोल्यूशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और दैट इज द ऑप्शन इज सी, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनीज एक्ट इज गवर्न बाय, कंपनी एक्ट किसके अंडर में काम करती है, किसके अंडर गवर्नमेंट होता है, आरबीआई के, सेबी के, पार्टनरशिप एक्ट के, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। तो जो कंपनी एक्ट होता है, जो कंपनीज का होता है, वो सारे के सारे जो कंपनी एक्ट है या फिर पार्टनरशिप एक्ट है, ये सारा जो है अंडर रेगुलेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which amongst the following shares, which amongst the following share counter voting rights, ये काउंटर लिखा हुआ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा काउंटर वोटिंग राइट्स ऑन हिज होल्डर। इसमें से किस टाइप के शेयर को काउंटर वोटिंग का राइट मिलता है, वो काउंटर वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या फिर पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर, या नन ऑफ दिस। ध्यान में रखिएगा, जो काउंटर वोटिंग का एक्चुअल में जो राइट होता है ना वो हमेशा रियल ओनर्स को होते हैं, और बिजनेस का जो रियल ओनर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इक्विटी शेयर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24,
शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश कैन बी इशूड एट, जो कंसिडरेशन होता है शेयर्स का, ठीक है ना, वो इशू किया जा सकता है किस केस में, एट पार में, एट प्रीमियम में, डिस्काउंट में, बोथ ए एंड बी, पार में भी या डिस्काउंट में भी आपको बताना है। जो हमारा शेयर्स कंसिडरेशन होता है वो किस केस में इशू होता है, ठीक है ना, ये जो है पार में भी होता है, प्रीमियम भी होता है, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, आपका दोनों है। और डिस्काउंट वाला ऑप्शन कहाँ जाएगा, डिवेंचर में, तो डिवेंचर डिस्काउंट इशू हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसको बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की रियलाइजेशन के बाद कहाँ ट्रांसफर होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, डिवेंचर अकाउंट में, सिंकिंग फंड अकाउंट में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कहाँ ट्रांसफर होता है, जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का होता है, जो भी बैलेंस होता है जो बचता है वो हमेशा सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, जो भी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब हेड अंडर विच प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अपीयर इन द बैलेंस शीट, आपको बताना है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है बैलेंस शीट में किस सब हेडिंग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना, तो आपको ऑप्शन बताना है। जो प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर होता है ये कौन सा होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक दिन के लिए तो होता नहीं है, ठीक है ना, जो प्रीमियम लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आज आपने डिवेंचर इशू किया तो आज आपने प्रीमियम क्रिएट कर लिया और इसका यूज तब होगा जब उसको रिडीम कर रहे हैं, यानी कि डिवेंचर को, अगर डिवेंचर लॉन्ग टर्म का है तो रिडीम भी लॉन्ग टर्म में होगा, तो यहाँ पर इसको शो किया जाता है लॉन्ग टर्म बारोइंग अकाउंट में, या लॉन्ग टर्म बारोइंग्स में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज क्या है, अगर डिवेंचर को इश्यू करते वक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है वो क्या है, कैपिटल लॉस है, कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू लॉस है, रेवेन्यू इनकम है। डिवेंचर हमारा कैपिटल में लॉन्ग टर्म आइटम प्रोवाइड कराता है, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है, तो लॉन्ग टर्म फंड में जो भी डिस्काउंट होगा वो आपका एक तरीका लॉस तो होगा ही, लेकिन ऐसे लॉस को हम बोलते हैं कैपिटल लॉस, क्योंकि डिवेंचर का अमाउंट कैपिटल क्रिएट करता है और कैपिटल में डिस्काउंट दिया जाएगा तो कैपिटल लॉस कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, इसमें से कौन सा है जो शेयर होल्डर फंड में शो नहीं किया जाता, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ध्यान में रखना, ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है ना इसको शो किया जाता है नॉन करेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर में, और ये होता है लॉन्ग टर्म बारोइंग वाले सब हेड के अंदर में, तो ये इसमें तो नहीं आता, बाकी तीनों चीजें इसमें आती है बट ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लाइबिलिटी साइड में किस बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में शो होता है, जनरल रिजर्व में, शेयर कैपिटल में, या करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन, लाइव स्टॉक इज एन आइटम ऑफ, लाइव स्टॉक मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह जो आपके एसेट्स होते हैं वो सब, वो आइटम किसका है, एसेट्स अंडर सब हेड फिक्स एसेट्स एंड द मेजर हेड नॉन करेंट एसेट्स, आपको बताना है कि किस एसेट्स के अंडर में इसको शो किया जाता है, इंटेंजिबल में, इन्वेंट्रीज में, ट्रेड रिसीवेबल में, और टेंजिबल में, ठीक है ना, बिकॉज ये फिक्स एसेट्स है तो जाहिर सी बात है आपका इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं, अब बताना इसको इंटेंजिबल है या टेंजिबल है। लाइव स्टॉक को आप छू सकते हैं क्योंकि इंटेंजिबल वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट लाइव स्टॉक मतलब सामान देख सकते, छू सकते हैं, दैट मींस हमारा राइट आंसर है टेंजिबल है। क्या है ये, टेंजिबल एसेट्स है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, here the next question is horizontal analysis provide information in, जो horizontal analysis है वो किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एब्सोल्यूट टर्म्स, परसेंटेज टर्म, बोथ ए एंड बी, या डिफरेंट टर्म्स में, तो आपका राइट आंसर होगा
कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो परसेंटेज टर्म और एब्सोल्यूट आइटम्स दोनों ही शो करता है, क्योंकि पहले एब्सोल्यूट चेंजेस निकाला जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जो है परसेंटेज निकाला जाता है, सो दैट इट इज द ए एंड बी बोथ। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है एक साल का दूसरे साल के साथ। ओके, now the next question. Sumitra Limited wants to assess the future profit earning capacity of its business. It will conduct, तो क्या करें, सुमित्रा लिमिटेड चाहती है कि फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी को जो है कि एनालाइज किया जाए कि फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चीज किया जाएगा, कौन सी एनालिसिस, कौन सी स्टडी किया जाएगा, एक्सटर्नल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस या नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर का प्रॉफिट जानना है ना, तो आपको अपने बिजनेस की जो भी अकाउंटिंग होता है उसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस का लॉन्ग टर्म जो है रिजल्ट क्या होने वाला है। तो अगर फ्यूचर जानना है तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस को ही चूज करना पड़ेगा। Here is the next question. The most commonly used tools for financial analysis. फाइनेंशियल एनालिसिस के जो सबसे ज्यादा टूल यूज होने वाला है, कॉमनली टूल यूज होने वाला है, वो कौन सा है। दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है, या फिर रेशियो एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखना, जो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है टूल्स है, ये तीनों ही यूज किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेशियो। दैट इज द ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस। वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर डी। The next question. Which ratios are a measure of speed and which various accounts are converted into the revenue from operation or cash? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है मेजर है जो ये बताता है कि वो किस तरीके से जो है रेवेन्यू को ऑपरेशन और कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बीच का स्पीड, कितनी जल्दी हम अपने रेवेन्यूज को जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा बताता है, एक्टिविटी रेशियो बताता है, लिक्विडिटी रेशियो बताता है, या डेप्ट रेशियो बताता है, या प्रॉफिट रेशियो। तो कैश मतलब लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट कराने वाला जो रेशियो होता है जो बताता है वो कौन सा रेशियो है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। ओके, दिस वन लिक्विडिटी रेशियो इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो इज, जो तुरंत इमीडिएट सॉल्वेंसी रेशियो होता है कि तुरंत काम हो सकता है, ठीक है ना, एट सडन काम हो सकता है, वो कौन सा रेशियो है जो इमीडिएट सॉल्वेंसी को आपको बताता है। यह इज जो इमीडिएट सॉल्वेंसी को बताता है, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। द आंसर इज क्विक रेशियो, जो क्विकली बताता है। इसको हम लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हैं, लिक्विड रेशियो, या फिर इसका एक और नाम होता है दैट इज नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी कंपनी एक्सटेंड्स क्रेडिट टर्म ऑफ 45 डेज। अपना क्रेडिट टर्म जो है 40 डेज का टाइम कर लिया टू इस कस्टमर्स। द क्रेडिट कलेक्शन वुड बी द कंसिडर्ड पुअर इफ एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज। अगर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कुछ इसमें से दे रखा है तो 45 डेज हमारा पुअर होगा या सही होगा, इसमें से कौन सा जो होगा आपको बताना है। ठीक है ना, तो हियर इज द राइट आंसर इज सी, 45 डेज है। अगर उसके अलावा हमारे पास एवरेज पीरियड 47 डेज का आता है तो हमारा पुअर कहलाएगा उसको। ठीक है, 45 डेज पुअर कहलाएगा। उससे पहले अगर आता है तो वो अच्छे डेज होगा, यानी कलेक्शन सही से कर लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला इन्वेस्टमेंट कौन सा है। कैश कन्वर्टिबल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इक्विवेलेंट्स, या नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा है जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है। और लिक्विड का मतलब होता है हाईली लिक्विड, मतलब बहुत जल्दी इसको तुरंत ही हम जो है कैश में यानी कि नोट्स में, करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में कैश भी आता है, इसमें बैंक बैलेंस भी आता है, ठीक है ना। और ध्यान में रखना इसमें जो है मार्केट इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इस तुरंत को इसको इन सबको तुरंत ही कन्वर्ट किया सकता है कैश में। So it's called the highly liquid investment, that is cash equivalents. Okay. Now the next question. Mention the net amount of source or use of cash when a fixed assets having book value of 1,20,000 is sold at a loss of 40,000. तो आपको बताना है कि नेट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स है जिसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 कितना, 20,000। बुक वैल्यू कितना है, 1,20,000, राइट। और उसको बेचने पर जो लॉस हो रहा है वो 40,000 का हो रहा है। तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी हुई फिर,
एक्चुअल वैल्यू हो गई, लॉस माइनस कर देंगे 80,000, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटीज में क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, डिक्रीज इंक्रीज इन करंट एसेट्स आता है, डिक्रीज इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है ना, सॉरी करंट एसेट्स, सॉरी यहाँ पर लाइबिलिटी होगा, करंट लाइबिलिटीज एंड ऑल ऑफ द, इसमें सब कुछ आता है कैश फ्लो में। यस, यार इज द राइट आंसर इज डी, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता है, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स भी आता है, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी भी इसमें आती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, आपको बताना है जो आजकल का मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, ये स्प्रेडशीट के ऊपर किस चीज पर बेस्ड है? तो राइट आंसर इज, आज का मॉडर्न कंप्यूटर अकाउंटिंग है वो सारा डेटाबेस के अकॉर्डिंग बेस्ड है, किस पर है? डेटाबेस, क्योंकि डेटा तैयार किया जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस की जाती है यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सीयूटी के लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बेसिकली क्लास 12 में ज्यादातर स्कूलों में जो क्या है ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं पढ़ा जाता, तो इस पोर्शन को छोड़ दिया जाए, बट आपको यहाँ पर स्पेशल तैयारी करनी है, ठीक है ना, जो आपके लास्ट ईयर आपके कोर्स में नहीं थे, कौन कौन से चैप्टर नहीं था आपका, एनपीओ नहीं था, ठीक है ना, उसके अलावा आपका कॉमन सेंस स्टेटमेंट नहीं था, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट नहीं था, ये तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, आपने पढ़ा नहीं है तो अब पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ कंप्यूटर अकाउंटिंग भी पढ़ना होगा क्योंकि सीओटी में सारे आने हैं। हियर इज द क्वेश्चन, ठीक है ना, विच इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंस्टिट्यूट आर द रिपोर्ट, इसमें से कौन सा है जो, कौन सा इंटीग्रेटेड सेट होता है जो कंस्टिट्यूट होता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए? फ्रंट एंड इंटरफेस होता है, बैक एंड डेटाबेस होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, या रिपोर्टिंग सिस्टम? कुछ चीजें आपको रटनी है, याद करनी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज डी, रिपोर्टिंग सिस्टम को होते हैं जहां पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है सारी एनालिसिस करने के बाद, ऑप्शन नंबर डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सॉफ्टवेयर यूज फॉर कंट्रोलिंग इंटरनल फंक्शंस, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सच अ रीडिंग डेटा इनपुट, जो डेटा इनपुट्स डिवाइस को क्या करता है, इंटरनली जो है कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर बोलेंगे, या दूसरा नाम क्या है इसका? दैट इज नन ऑफ द अबव, इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो हम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के इंटरनल फंक्शन को बताते हैं, यहाँ पर कोई सा भी नहीं, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, द नाउ इसके बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा क्या क्या होता है जब कंप्लीटली मैं कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। या द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? टैली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, नोटपैड? इसके बारे में तो बिना कुछ झिझक आपको बताना है कि टैली इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, राइट ऑप्शन इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ वाउचर, विच टाइप की वाउचर से ऑल आउटफ्लोज ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, जहां पर सारे मनी का कितना पैसा गया है बिजनेस से, पेमेंट में गया है चाहे जैसे भी गया हो, जो आउटफ्लो हुआ किस वाउचर से पता चलता है? हियर इज द राइट आंसर इज रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रा और जनरल। तो किस टाइप की वाउचर से? पेमेंट वाउचर से, पेमेंट बताता है कितना पैसा गया है, और रिसीव वाउचर बताता है कितना पैसा इनफ्लो हुआ है, आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर, बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? शेड्यूल 1, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड। ये आपका जो टॉपिक है ये क्लास 12 के, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में पूछा गया है, जिसका नाम है आपका कौन सी चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से। दैट मीन्स अगर बात करें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस दोनों ही जो प्रिपेयर किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है? शेड्यूल थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डीबीएमएस विल बी यूजफुल, इसमें से कौन से के लिए डीबीएमएस, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बोलते हैं डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किसके लिए यूनिवर्स है? यूनिवर्सिटीज में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए? किसके लिए यूज होता है? दैट इज द राइट आंसर इज, ये जो यूज होता है ऑप्शन नंबर डी, सबके लिए डेटाबेस, क्योंकि सबके लिए डेटा तैयार, यूनिवर्सिटी का अपना डेटा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, सबके लिए अपना अपना डेटा तैयार करना पड़ता है, सो दैट ये सबके लिए यूजफुल है। तो यह द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेस इज द, एमएस एक्सेस क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल रैशनल डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है? या ऑल ऑफ द अबव? एमएस सब कुछ है। हियर द राइट आंसर इज, एमएस इज अ
रैशनल डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक रैशनल जो है एक सॉफ्टवेयर है जो डीबीएमएस को फॉलो करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से कौन सा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का जो है फंक्शन नहीं है? डेटा स्टोरेज सिस्टम, डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेटा और रिकवरी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा जो है डेटाबेस जो है फॉलो नहीं करता है? देन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग डेटा में अकाउंटिंग डेटा को जो है क्या नहीं करता, ये रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, स्प्रेडशीट्स आर आल्सो नोन एज, स्प्रेडशीट को हम दूसरा नाम क्या सकते हैं? वर्कशीट, पेपर शीट, नोटबुक, ऑल ऑफ दिस। हम स्प्रेडशीट को किस नाम से जानते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज वर्कशीट। And the last question of today's class here is, in the given syntax, rate, NPR, PV, FV, NPER means इसका मतलब क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स बताता है, प्रिंसिपल बताता है, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्ट के नंबर को बताता है, ठीक है ना, कि ये सब चीजें किस रेट पर किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो पेमेंट होता है इंटरेस्ट कब पे किया जाएगा। ओके, देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ नए नए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जल्दी ही हम जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कल लगातार जो सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय।